नमस्कार। आज सुप्रसिद्ध लेखिका एवं सामाजिक कार्यकर्ता महाश्वेता देवी का जयंती समारोह है। महाश्वेता देवी का नाम लेते ही उनकी रचनाएं नटी, मातृछवि, अग्निगर्भा, 1084 की माँ, जंगल के दावेदार आदि रचनाएं स्वतः स्मृत हो आती हैं। महाश्वेता देवी सृजन के क्षेत्र में मील का वह पत्थर है जहाँ तक हर लेखक पहुँचना चाहता है। इस जयंती समारोह में स्त्री दर्पण की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं महाश्वेता देवी को याद करते हुए उन्हीं की कहानी रूपसी मन्ना का पाठ करूँगी। कहानी का शीर्षक है रूपसी मन्ना। पहले वह कहा करती थी मेरा नाम उपासी मन्ना है, अब कहती है मेरा नाम रूपसी मन्ना है। पहले चुन्नट डालकर साड़ी पहनने में मुश्किल होती थी, अब कोई असुविधा नहीं होती। पहले वह भीगे बाल सुखाकर जतन से जूड़ा बांधने में काफ़ी देर लगाती थी, अब कसकर एक चोटी बांध लेती है बस। पहले उसका रंग खासा मैला था, अब वह खुद समझ गई कि शहर कलकत्ता का पानी तंग बंद कमरे में रहते हुए उसका रंग काफ़ी उजला गया है। जब आई थी भाएँ भाएँ रोती थी, अब बिल्कुल नहीं रोती। पहले बातचीत में अक्खड़पन था, अब गंवई गंध धुल पुछ गई है। पहले अपने मायके ससुराल पति सास के बारे में जब बतियाने लगती तो धारा प्रवाह बोलती ही चली जाती थी। अब कम बात करती है, चाल ढाल बोल चाल भी काफ़ी बदल गई है, इस हद तक बदल गई है कि उसका भाई भी उसकी इज्जत करने लगा है। तू ना यूँ ही बदल गई है दीदिया, रूपसी हंस पड़ी। 16 बरस की उम्र में यहाँ दाखिल हुई, अब 31 बरस हो गए हैं। बदलूंगी नहीं। हाँ, 16 बरस की उम्र में उसने उस जेल में कदम रखा था। वैसे इस तरह की आजीवन सज़ा तो होनी नहीं चाहिए, 16 साल यानी नाबालिग उम्र, लेकिन रूपसी मन्ना आखिर कर भी क्या सकती थी अगर पुलिस उसकी उम्र 19 साल दर्ज करे। उसका बापू रो रो कर अर्ज करता रहा, किसका दोष, किसके सर मढ़ दिया गया। मेरी बेटी भला ऐसा काम क्या कर सकती है। सरकारी वकील भी निरुपाय था, बिल्कुल लाचार। पुलिस ने केस दर्ज किया है, मैं तो सिर्फ वकील खड़ा किया गया हूँ। पुलिस ने तो साफ साफ कहा, रूपसी ने ही अपनी विधवा जिठानी सती रानी का खून करने की धमकी दी, उसे काट डालेगी, बदचलन औरत, वेश्या वगैरह वगैरह की धमकी देते हुए नील पूजा के पहले मोहल्ले भर की नींद में खलल डालती हुई चीखती चिल्लाती रही थी। मोहल्ले की शरीफ बासिंदों ने वह चीख चिल्लाहट सुनी थी। रूपसी मन्ना के शौहर जतन मन्ना, सास नलिनी मन्ना, अड़ोसी पड़ोसी सभी लोगों ने सती रानी की बुलंद आवाज़ सुनी थी। तेरा भतार मेरे पास आता ही काहे है, देवर पर तो उम्र की गर्मी चढ़ी है। मेरे पास आते जाते कितनी ही बार तो बरस दिया है कि यहाँ मत आया करो यहाँ, कभी मत आना। बहुरिया ले आए, अब रहो उसके पास। अब तेरा भतार न सुने तो हम का करें। सास रो रो कर वकील के सामने बयान करती रही, उसे कुछ नहीं मालूम। उस साथ छोटकी रसोई में लगी थी, चिंगड़ी मछली की भुजिया और पोस्ता दाल रांधा था, सबने खाया, लेकिन बड़की मुरमुरे लेकर अपनी कोठरिया में जा समाई। कह गई वो लैया चबाकर पानी पी लेगी। अरे बिल्कुल गदराई हुई चुस्त औरत है वकील बाबू, कौन कहेगा वो दूधू बिटिया ब्याह कर सास बन चुकी है। सो सुबह सवेरे जतन ही तो चिल्लाया, खूब खूब चिल्लाया बाबू, मोर तो छाती धड़ 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 धड़ाने लगी। डर के मारे हमारा जान ही निकल गई। कैसे जोर जोर से चिल्लाए रहा था जतन, चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, बीच का दरवाजा खुला पड़ा है और बड़की की गर्दन उतार कर उपासी कोठरिया में सोई पड़ी है। उसके बाद तो उसकी सास ने बड़ी बड़ी बदकही की, मगर उसकी जुबान से एक बार भी नहीं फूटा कि ऐसा काम रूपसी नहीं कर सकती। वो तो और ही राग अलापती रही। अब तो जो होना है था हुई गवा, अब इसको तो छोड़ दीजिए वकील बाबू, जो मर गई अब तो नहीं लौटेगी ना, गिरस्ती सत्यानाश हो जाएगी, ओका छोड़ दे साहब। लेकिन उसने
एक बार भी नहीं कहा कि रूपसी ऐसा काम करे, यह नामुमकिन है। जतन तो खैर सुबह से ही फूट फूट कर रोए जा रहा था। वह छाती पीट पीट कर पूछता रहा, ऐसा काम तूने काहे किया? बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो मौका कहा होता, तो का लइके हम कहीं और चले जाते। इतना बड़ा कांड कर बैठी तू, अब तोरा का करूं मैं? उस जमाने में रूपसी बिल्कुल चीनी चुत्तुल जैसी, पानी पड़ते ही गल जाए, मानो मोम हो, ताप लगते ही पिघल जाए। उस जमाने में रूपसी की नींद भी बिल्कुल कुंभकर्ण जैसी। भयंकर चीख पुकार शोरगुल सुनकर उसकी नींद टूटी। वह हड़बड़ा कर उठ बैठी। उसके बाद तो सारा कुछ दुःस्वप्न। वह चौकी पर सोई हुई, उसके और उसकी जिठानी की कोठरी के बीच की सांकल खुली हुई थी। फूस पत्ते काटने की धारदार कटार उसी के हाथों के करीब पड़ी हुई थी। उसकी साड़ी पर खून ही खून। रूपसी रोई नहीं, कहते हैं वह एकदम से चीख उठी थी, इतना खून कैसे लगा है जी मेरी धोती पर? कहाँ से लगा? ये काम तूने काहे किया रे बहू रे? जतन रोता गाता रहा। उसका सवाल सुनकर रूपसी ने अचकचाकर पूछा, कौन सा काम? दरवाजे पर भीड़ ही भीड़, असंख्य चेहरे, मगर स्तब्ध खामोश। रूपसी चौकी पर से नीचे उतर आई। वह एक एक कदम नापती हुई आगे बढ़ी। उसके बाद सब कुछ मानो खौफनाक सपना, मानो किसी मेले में देखे गए किसी भयंकर जाई का आतंक। जिठानी जमीन पर चित्त पड़ी थी, लेकिन उसका सिर अजीब ढंग से ढलका हुआ। खून खून, चारों तरफ खून ही खून। रूप से बेहोश हो गई। बेहोश हो जाने के बाद थोड़ी देर बाद उसे होश में आना ही था। जतन के ही रिश्ते की फुफेरी बहन माला की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, जत्तूदा की चीख सुन रही हो तो? हम सब आ पहुँचे। सुना कि छोटी भौजी बड़ी भौजी का कत्ल करके बेखबर सो रही हैं। जत्तूदा ने क्या अपनी आंखों से देखा? अरे, लोग चाहे जो कहें, इस घर का किसी से छिपा नहीं है। रूपसी को यह भी होश नहीं था कि उसके सिर पर आंचल नदारद है, बदन पर साड़ी भी बिल्कुल ढीली ढाली अस्त व्यस्त। वह एक टक जतन को घूरे जा रही थी। माला के बापू ने कहा, क्या भैया जत्तू, 6 को 9, 9 को 6 बना रहे हो तुम? मैं पूछती हूँ, तेरा और बड़ी बहू का लटर पटर कौन नहीं जानता था? मैं तो भैया हक की बात कहूँगी, सारा गांव थू थू नहीं कर रहा था? ब्याह से पहले तूने उसके लिए कनफुल नहीं कढ़ा दिया था? उसे पहनकर बड़ी बहू इतराती नहीं फिरी थी? जतन की माँ एकदम से बिफर पड़ी। हाय हाय, नाते रिश्तेदार कैसे दुश्मन होते हैं। सुनो इनकी बात। लटपट जब था तब था, ब्याह से पहले ये सब आम बात। ब्याह के बाद से तो मेरा जत्तू बहू को अपनी आँखिन में बसाए रखता था। हाँ हाँ, पता है, सब पता है। मेरे पिछवाड़े कला गाछ के झुरमुट तले रोज ही दोनों में खुसफुस बात होती रहती थी। बड़ी बहू का चरित्र ऐसा था, तभी तो दोनों बेटियों का ब्याह मामा के घर से हुआ। यह तुम कह रही हो बुआ? कुछ नहीं बेटा। हाँ, उपासी की जिठानी को टुकड़े टुकड़े काट भी डाले और निश्चिंत सोती भी रही। यह तो बड़े ताज्जुब की बात है ना जत्तू? उस वक्त तुम कहाँ थे भैया? ऐसे में माला के बापू गरज उठे, जाओ घर जाओ बक्कू की माँ। माला ले जा, अपने माए को घर ले जा। बात से बात बढ़ जाती है, बातों से ही लंका कांड मच जाता है। चलो घर जाओ। तभी किसी ने कहा, अरे, छोटी बहू के मायके वालों को भी तो खबर दे दो। सास ने रोते रोते कहा, वे लोग अपने ही घर हों तब ना। सब तो तीर्थ करने गए हैं मंडलेश्वर, जाने से पहले बेटी को देखने आए थे। कितना समझा बुझा कर गए थे उसे। हाय हाय, मेरी ही छाती में क्या जो हुई रहा है। तुम ही तो हो बर्बादी की जड़। जत्तूदा जवानी से ही बड़ी बहू की मोहब्बत में उनका ब्याह करके तुमने किसी भले मानस की बेटी की जिंदगी क्यों तबाह की? माला ने झिड़क दिया। ये तमाम बातें तो बहुत बात की थीं। इससे पहले उसे वक्त ही कहाँ मिला। वह तो काफ़ी दूर चले आने और काफ़ी दिनों तक सोचते रहने के बाद आहिस्ते आहिस्ते उसे सारा किस्सा समझ में आया। जैसे जैसे उसे सारी कहानी समझ में आई, उतनी ही वह बदलती गई। हाँ,
माँ बापू, दादी, जीजा, दीदी की बड़ी ननद सभी उन दिनों रूपसी के छोटे भाई की मनौती की पूजा देने मंडलेश्वर गए हुए थे। जाने से पहले उसके बापू चिवड़ा, केला, हंसिया भर रसगुल्ला, हंडिया भर रसगुल्ला बेटी से मिलने भी आए। बड़ी बहू ने कुटिल हंसी हंसते हुए व्यंग में कहा था, मंडलेश्वर जाते रहने और पूजा देने में कुल 3 ही दिन तो लगते हैं। मंडलेश्वर आखिर है ही कितनी दूर, जो बेटी से मिलने चले आए। सब तेरी तकदीर है री छोरी। माँ बाप ने तो कभी तेरी सुधि नहीं ली, कभी पलट कर देखने भी नहीं आए। सास ने एकदम से झिड़क दिया, तुम तो कपड़े लत्ते धोने जा रही थी ना, सो घाट का रास्ता लो ना बहू। बाद में रूपसी को ख्याल आया, जिठानी की वाकई अपना बोरिया बिस्तर, चटाई धोने सुखाने की अक्सर झक चढ़ी रहती है। बिस्तर के साथ साथ साड़ी, साया, ब्लाउज सारा कुछ अक्सर ही धोती सुखाती रहती है। सब कुछ उजला धुला साफ नजर आता था। एक ही दालान में 3 कमरे, बड़ा कमरा बड़ी बहू के पास, बीच का कमरा छोटी बहू के पास और छोटा कमरा सास के पास। हर एक कमरे में तख्त, खूंटी, दरवाजे की तरफ उठी हुई दीवार। हाँ, ये संपन्न लोग थे। काफ़ी सारी जमीन, पोखर, नारियल के 4 पेड़, यह सब उसके हिस्से में था। बड़ी बहू के पास निजी 2 कट्ठा जमीन की भी थी, जिस पर लौकी, पोई, अरबी, मूली, मिर्च की खेती होती थी। कुछ बेच दिया जाता था, कुछ खाने पीने में खप जाता था। रूपसी के करीब बैठे बैठे उसके बापू उसके सिर पर हाथ फेरते समझाते रहे, मैंने सब देख सुनकर तुझे यहाँ ब्याहा था बिटिया। जीवन कमबख्त ने सारी बातें हमें नहीं बताई थी। बाद में सुनने में आया वो जो उसका बछड़ा था ना, हमारे तालाब में डूब कर मर गया था, उसने उसी का बदला चुकाया था। खैर जाने दो, मंडलेश्वर बड़े जागृत देवता हैं। तेरे लिए भी पूजा दे आऊँगा बिटिया, तुझे वहाँ की ताबीज़ भी ला दूँगा। अभी दुख उठा रही है, मगर बाद में सुख ही सुख होगा। रूपसी ने भी सिर हिलाकर कहा, हाँ बापू, तुम ठीक कहते हो, सुख भी जरूर आएगा। हाँ, देख लेना, जतन भी तेरे पीछे पीछे पागल होकर घूमेगा। हाँ बापू। सास भी समधी के लिए आ खड़ी हुई, उन्हें पान जर्दा पेश करते हुए उनकी तारीफ भी की थी। बड़ी लक्ष्मी बेटी है तुम्हारी समधी, उसकी फिक्र बिल्कुल ना करो। समधीन बड़े लाड प्यार से पाला है। सास ने भी कोई साजिश रचने की मुद्रा में अपनी आवाज़ बेहद धीमी करते हुए फुसफुसा कर कहा, अब कहने को तो दुश्मन, नाते, रिश्तेदार तरह तरह की बातें करते हैं, वह सब झूठ के अलावा और कुछ नहीं। तीरथ के बाद आप सीधे अपने घर जाएं, मुझे मालूम है। बाद में ही सही, यहाँ भी आइएगा ज़रूर। यहाँ का गाजन मेला देख जाएं। बैसाख के महीने में उसे लेने आऊँगा समधीन। कुछ दिनों उसे मेरे पास भी रहने दें। ब्याह के बाद से वह गई भी नहीं। देखो जत्तू, अगर उसे छोड़े तब ना। मेरा भी यही हाल है कि बहुरिया के हाथ के पके पकाए खाने के अलावा एक कौर भी नहीं खाया जाता। अरे पूरे मोहल्ले भर में उसका जितना नाम यश है, हर कोई कहता है सचमुच बहू जैसी बहू लाई हो तुम। अचानक उन्होंने अपनी आवाज़ और धीमे कहते हुए, बड़ी बहू से खासा खौफ आता था। अपने हट्टे कट्टे जहान रूखे निर्मम छोटे बेटे से भी डर लगता था। रूपसी के बापू मिठाई खाकर पानी पीकर चले गए। रूपसी के लिए वह ताबीज़ पहनने का मौका नहीं आया। उससे पहले ही सारा कुछ तहस नहस हो गया। उस दिन क्या क्या हुआ अब वह सब याद करते हुए मानो अंधेरा छा जाता है। यात्रा उत्सव के मैदान में जनरेटर तक बंद हो गया, कहीं कोई चिराग नहीं जला, चारों तरफ घोर काला अंधेरा। अगर वह जेल न जाती और वहाँ वेलफेयर अफसर दीदी से बातचीत न हुई होती, रूपसी को इतना सब समझ में भी नहीं आता। बाद में धीरे धीरे उसकी समझ में आया कि आसपास कोई दूसरी औरत नहीं मिली उन्हें। जतन से बड़ी बहू की इश्कबाजी के बारे में सभी जानते थे। इस बारे में काफ़ी बदनामी, काफ़ी कलह भी हो चुका था। दोनों बेटियों को मायके में सहेज कर बड़ी बहू पूरे दर्प के साथ वापस लौट आई।
बेवा भौजी ने लौटकर सास को सुनाकर तीर चलाया। तुम्हारा बेटा ही मेरे हाथ पांव जोड़कर मुझे वापस ले आया है, समझी? रूपसी की बातें सुनकर चनम्मा ने राय दी, देवर भाभी में इस तरह का रिश्ता हो भी सकता है बिटिया। उधर लोक दिखावे के लिए ऐसे मर्द ब्याह भी करते हैं, यह कोई नई बात है क्या? हाँ, मुमकिन है यह नई बात ना हो, लेकिन रूपसी को इसका एहसास भी तो नहीं हुआ। जिठानी के साथ शौहर की लिपटा झिपटी, खींचतान, रात को उसके बिस्तर पर बैठे बैठे उन दोनों को रसीले रस रंग में डूबे देख देख कर उसके मन को खटका जरूर लगता था। हादसे के 2 दिन पहले उसने जतन से कहा भी था, चैत बैशाख में नहीं जानती, बस मुझे कातला हाथी छोड़ आयो। क्यों? क्या मैं तेरे पास नहीं रहता? कब आते हो? मुझे क्या खबर। दिन भर हड्डियां तोड़ती रहती हूँ, बिस्तर पड़ते ही नींद धर तो पूछती है। जतन ने हड्डी थाम कर कहा, अरे भैंस की तरह पड़ी पड़ी सोती रहती है, तभी तो मैं उठकर कभी कभार पान वान खाने चला जाता हूँ। दरवाजे पर सांकल क्यों नहीं लगा लेते? लगवा लूंगा। जतन कभी हाँक डांक नहीं लगाता था, रूखी या ऊंची आवाज में भी बात नहीं करता था। जब वह चाहता रूपसी को अपनी मीठी नरम बातों में पिघला लेता। बाद में रूपसी को एहसास हुआ कि जतन महज नाटक करता था। नाटकबाजी उसके लिए आसान थी, क्योंकि वह यात्रा, नौटंकी वगैरह में पार्ट जो लिया करता था। पौराणिक, सामाजिक, जाने कितनी तरह तरह की नौटंकियाँ। हादसे के 2 दिन पहले जाने किसी वजह से देवर भाभी में जमकर झगड़ा हुआ था। बाद में जतन ने रूपसी से कहा, सर्वनाशी औरत है, कंकाला। उम्र तो समझो 32 की हो चुकी है, मुझसे बड़ी है। बेटियों को तो मामा लोगों ने ब्याह दिया, बेटियों की उम्र तो 18 और 16 हो चुकी है। कितना समझाया, अब तो शांत हो जा चंडी। 16 यानी मेरी उम्र की? बेशक। छी 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 छी। हाँ, छी छी को तो बात ही है। मानता हूँ ताली एक हाथ से नहीं बजती, लेकिन अब तुम आ गई हो, अब तो उसे संभल कर चलना चाहिए, लेकिन उसकी बुद्धि नहीं खुलती। जतन क्या सच बोल रहा था? मुमकिन है देवर भाभी में कोई बात हुई हो, तभी तो उसकी जिठानी सुबह से ही फन काढ़े फुतकारती फिर रही थी। अरे ओ, तुझे सोच रही है ना, वो ना ही होने का। वो बंदे को हमने अपने पाँव में जंजीर बनाकर डाल रखी है, उसका दिल तुझ पर कभी ना आने की। छी छी, तुम्हें लाज नहीं आती? लाज की क्या बात है, लाज आए मेरे दुश्मन को। इतनी बड़ी हिम्मत। अब मुझसे उमरत कहता है संभल कर रहना हो, रहो, वरना यहाँ से दफा हो जाओ। देखो, उम्र में मैं तुम्हारी बेटी बराबर हूँ, इसका भी होश है तुम्हें। हमका दोष देने से फायदा, उमरत तो मेरा तू तू का कुत्ता है। अगर सच्ची दम है तो उसे बांध कर रख अपने पास। वैसे उमानुख तोरे काबू में ना आने वाला, तू हमसे ना जीत सकेगी, मुंह की खाएगी मुंह की। अरे भला बालू की सांकल लगाने से कहीं बाढ़ रुकत है? बालू की सांकल शब्द का दोहरा अर्थ था। जतन उसी दिन सांकल खरीद कर लाया था, अब मिस्त्री बुलाने निकला था। बस इसी बात से सैकड़ों बात निकल आई और बात बढ़ गई। उस जमाने में रूपसी की भी छाती में दमखम था, मन में साहस भी। 1000 पाप करने के बाद पति सुपथ लौटना चाहता था, वह औरत ही ऐसा नहीं होने दे रही थी। उसी दमखम से रूपसी ने बुलंद आवाज में जिठानी को शाप दिया था, कंगली औरत, बदचलन कहीं की, निर्लज। 2 बेटियों के कच्चे बच्चे हो गए, नाती नातियों की नानी बन गई, मगर नायलान पहने अंग अंग झलकाती घूमती है, रंडी जैसी चाल ढाल। देवरानी के मुंह पर खरी खोटी सुनाते हुए जिठानी को जैसे कोई नया ख्याल सूझ गया। वह गला फाड़ फाड़ कर दोबारा चिल्ला उठी। रूपसी साथ साथ थप्पड़ खाकर भी उफ तक नहीं करती। देख लियो, आँखिन के सामने ही फटे बांस जैसे चिंचियाए रही है। हाथ लगा मौका उसने भी जाने नहीं दिया। तेरा भतार आते कहे हैं भला इतनी बरस से? हम ठहरी अबला नारी, कितनी बार तो बरस दिया। इस महाघमासान की चीख चिल्लाहट के बारे में सभी लोगों ने बयान दिया था। सास ने सूखी आवाज में कहा था,
किस बात पर इतना घमासान जूतम पैजार हुआ है, हमका ना ही मालूम बाबू। उसके बाद वह सर्वनाशी सुबह थाना पुलिस, भीड़, वैन रिक्शा पर पॉलीथीन में लिपटी जिठानी, दूसरे वैन रिक्शे पर रूपसी, जतन, सास और पुलिस। पुलिस ने कहा पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं और कोई बात नहीं है। काफ़ी देर बाद रूपसी ने मन ही मन तय किया वह जतन से ज़रूर पूछेगी। छुटकी बहू बड़की बहू की बोटी बोटी करके मज़े से सो रही है, बार बार चिल्ला चिल्ला कर यह क्यों रट रहे थे, मैंने तो कत्ल किया नहीं। लेकिन जतन मिला ही नहीं। पुलिस के सामने उसने जो जो बयान दिया था उसमें उसी का नुकसान हुआ। उस वक्त तो उसे इतनी भी समझ नहीं थी। हाँ, उसकी जिठानी और पति में गलत संबंध था। हाँ, उसने अड़ोस पड़ोस के लोगों से भी सुना है, खुद अपनी आंखों से भी देखा। जिठानी ने भी यही बात डंके की चोट पर जाहिर की थी। हाँ, उसने भी उसे खरी खोटी सुनाई नहीं। सांकल उसने नहीं खोली। जिठानी के गहने जेवर उसने कभी नहीं देखा। हाँ, सारी बातें उसका पति जानता था। इधर रूपसी का बापू बेचारा सिर पीटते पीटते बेहाल था। मेरी बेटी की उम्र 19 नहीं है बाबू, मेरी बेटी तो बड़ी शांत है, वह ये काम कर ही नहीं सकती वकील बाबू। अगर मुझे पता होता कि दामाद बदचलन है तो क्या मैं। ब्याह में हमने 3 तोले चांदी 1 तोले सोना दिया था बाबू। रूपसी के जीजा ने सूखी सूखी आवाज में कहा। कोई फायदा नहीं होगा, सुन रहे हैं? जतन ने बिल्कुल जतन से जाल बिछाया है। वहाँ उसने भर भर के मुट्ठी मोटी रकम दिखलाई है। अड़ोस पड़ोस, भला ऐसे मामले में कोई गवाही देता है? हे भगवान, यह कैसा इंसाफ है। लगता है वह बड़ी बहू को अपने कंधे से उतारना चाहता था, साथ में उपासी को भी। थोड़े दिनों सारा मामला बेहद संकरे दायरे में हलचल मचाए रहा। सरकार की तरफ से रूपसी को भी वकील दिया गया, लेकिन उसके बापू के पास इतनी दौलत नहीं थी कि बेटी के लिए वह रोज़ रोज़ वकील खड़ा कर सके। मामले मुकदमे तो अक्सर 1-2 साल तक जारी रहते हैं। शुरू शुरू में रूपसी बेभाव बोलती रही थी, मानो उसे विश्वास ही नहीं कि उसके नाम कत्ल का मामला साबित भी हो चुका है। चनन्ना उम्र में उससे काफ़ी बड़ी थी। उसने पूछा, साबित क्यों नहीं कर सकता? झूठ भी भला कभी सच हुआ है? चनन्ना ने उसे समझाया। थाना, पुलिस, अदालत या सब बिल्कुल अलग ही दुनिया है। साबित करना ही होगा। यह बात तो बहुत पहले से तय हो जाती है। साबित कर भी देते हैं। यह एक विशाल अदृश्य पहिया है जो घूमता रहता है, लगातार घूमता ही रहता है। यह पहिया रूपसी जैसे औरतों को कुचल पीस कर खत्म कर देता है। ऐसा ही होता है, यही होता है। दक्षिण 24 परगना के फौजदारी मामले देखते देखते सरकारी वकील के मन में अब कोई आलोड़न नहीं जागता। रूपसी ने अगर खून किया भी हो तो उसके पीछे कई कई कारण थे, यह तो साबित नहीं होता। हाथ में पेंसिल लिए लिए रूपसी ने पूछा, मैंने इस चीज से मारा, मेरे पति परमेश्वर ने खुद देखा? जतन ने समयानुकूल हाहाकार भरे लहजों में जवाब दिया, मारने को कहा था। उसके बाद सुबह सवेरे जंगल मैदान से निपटकर जब मैं कमरे में लौटा तो। सास तो खैर अदालत में बुलाई ही नहीं गई। सन 1979 साल असंख्य बहु हत्या और पतियों सासों की फौरन गिरफ्तारी का साल नहीं था। उस जमाने में बधू हत्या को लेकर इतना शोरगुल भी नहीं मचाया जाता था। समाज इतना जागरूक नहीं था। रूपसी को भी सुविधा नसीब नहीं हुई। दायरा अदालत में ही उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी गई। रूपसी के लिए किसी ने हाई कोर्ट में अपील नहीं की। चनन्ना ने कहा, कौन करता, अब मुझे ही देखो ना। बेटी को जन्म दिया था, 22 दिन के बच्चे के मुंह से अपनी दूध भरी छाती घुसेड़ कर सो गई। बेटे का दम घुट गया, मर गया और मैं जेल काट रही हूँ। वह रूपसी को अक्सर समझाती थी, इतना घुट घुट कर रहने की क्या ज़रूरत है। खूब मेहनत कर, आराम से खा, पैसे जमा, रिहा होकर जब बाहर निकलेगी तो एक दुकान खोल लेना, सिगरेट पान बेचना। अरे एक ही पेट है, चल ही जाएगा। या दोबारा उस पति परमेश्वर का घर बसाएगी।
कौन पति? यहाँ आता ही कौन है? पहले बापू आया करते थे, अब भाई आता है। ये भी बड़े ताज्जुब की बात है री। बाहर निकलकर खड़े होने के लिए एक जगह अभी मौजूद है। मर्द अगर उम्र कैद का सजावार हो तो अपनी दुनिया में लौट सकता है, लेकिन औरत? बापू और भाई तो जानते हैं मैं बेकसूर हूँ, और जिसने फंसाया देख लेना वह हंसी खुशी अपनी गृहस्थी में मगन होगा। तिबारा ब्याह कर लेगा, लड़की मिल जाएगी उसे। मिलेगी क्यों नहीं, उस जैसे मर्दों को लड़की भी मिल जाती है। जेल से रिहाई के बाद बेहद संयत बातचीत 2604 रुपयों की कड़क नोटों की मालकिन बनी रूपसी मन्ना बाहर सड़क पर निकल आए। भाई ने कहा, अब हम दक्षिण बारासात में आ बसे हैं दीदी। और गांव की जमा पूंजी सब बेच बाँच कर वहाँ तो सिर्फ बातें, लच्छेदार बातें, बातों की फुलझड़ी, कोई तरक्की भी नहीं हो रही थी। घर बनवा लिया बापू ने? हाँ, बनवा लिया, जरा भीतर की तरफ। वहाँ तक सड़क अभी नहीं बनी है, बन जाएगी। खंबे वगैरह बैठा दिए गए हैं, बिजली भी आने वाली है। तेरे पास रिक्शे कितने हैं? एक अपना और 8 किराए पर चलते हैं। ब्याह नहीं किया? किया, मेरा ससुर भी तो यहाँ ले आया। किया, मेरा ससुर ही तो यहाँ ले आया। उन लोगों की कोई खबर? कहाँ से होगी, कौन रखता खबर? हाँ, जीजा बता रहे थे माँ तो मर गई, ब्याह किया मगर बीवी भाग गई। अब फिर दलाल लगाया है ब्याह करने के लिए। नाते रिश्तेदारों ने उसे अलग थलग सो कर दिया। पोखर बागान सब चला गया। उस दिन जीजा से कह रहा था 2-2 बीवियाँ न लाई जाएं और गृहस्थी बना चलने की। दोनों औरतें मेहनत करेंगी, आपस में मार कुटाई करेंगी और उसे खिलाएंगी। खैर, वह कुछ भी बोल सकता है। तू जाएगी वहाँ? इस जिंदगी में तो नहीं। वैसे तुम लोगों पर भी बोझ नहीं बनूंगी। आलू अंडे बेचकर एक अदद पेट का गुजारा तो हो ही जाएगा। वह सब बाद में देखा जाएगा। मेरा ससुर कौन है पता है? वही जीवन जो मेरा रिश्ता लाया था। हाँ, बेचारा पछतावे की आग में जल रहा है। तभी तो हम सबको यहाँ ला बसाया। बापू की जमा पूंजी, बांस वन पोखर सब बेच बाच कर यहाँ आकर बापू ने जनरेटर खरीद लिया, अब किराए पर चलाता है। यहाँ पैसा भी है, ज़रूर नेक लोग हैं। हाँ, कल मैं डायमंड हार्बर जाऊंगी। डायमंड हार्बर क्यों दीदी? वहाँ चनन्ना दीदी का घर है। हम दोनों मिलकर कोई कारोबार करेंगे। कम से कम इतने रुपए तो हैं मेरे पास। माँ बापू सब? ना सुजन, अभी तो यही चाहते हो, लेकिन अगर मैं यहाँ रह गई तो कुछ ही दिनों में सैकड़ों तरह के ख्याल मन बदल देंगे। लोग बाग भी तुम लोगों पर किस्म किस्म की बोली आवाज़ें मारेंगे। ना ना, कुछ नहीं हो कहेगा कोई। सब कहेंगे सुजन, दोषी हो या निर्दोष, जेल की सज़ा काट कर आने वाली औरत, वो भी खून के जुर्म में, यह कोई मामूली बात है? लेकिन तूने तो खून किया नहीं दीदिया। जेल तो गई, सज़ा तो काटी। घर में माँ बापू, दीदी, जीजा, सुजन का बीवी बच्चा। दीदी ने कहा, अड़ोसी पड़ोसी तो आने को नाच रहे हैं, लेकिन मैंने मना कर दिया, आज कोई ना आए। कत्ल किया हो या न किया हो, जो कलंक लग गया वह तो जाने का नहीं दीदिया। माँ बाप भी बड़े प्यार लाड से पेश आए। अभी टुक आराम कर ले बिटिया, बाद में दिन पल देख लेना, तेरी शुद्धि करा लेंगे। क्यों माँ? जेल हाजत में रही जात कुजात के साथ, सो ठीक है करा लेना, मगर कल जरा डायमंड हार्बर का एक चक्कर लगाऊं। वहाँ अब क्या है? यहाँ अगर मैं रह गई तो माँ, वहाँ चन्नास दीदी का घर है। बाजार में सब्जी तरकारी अंडे बेचती हैं। मैं भी वहीं कुछ कर लूँगी, गुजारा हो जाएगा। बापू क्या कहते? ना रूपसी, तो कहीं मत जा। माँ कहती,
तू मेरी छाती में दुबकी रहना। दीदी ने कहा, ठीक ही कहा तूने, अगर यहाँ रही तो सैकड़ों बातें उठेंगी, सैकड़ों झमेले। माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा, अच्छा अभी तो खा पी कर सो जा। रूपसी का मन बार बार उसे आगाह करता रहा, यह घर उसका अपना नहीं, 15 साल में सब कुछ बदल गया है। रूपसी डायमंड हार्बर जाने के लिए निकली थी। उसने सूजन को भी साथ नहीं लिया। बापू ने उसे रोक कर कहा, क्या मैं इतना गया गुजरा हूँ, तुझे खिला भी नहीं सकता उपासी? खिला क्यों नहीं सकते थे? लेकिन बापू, अगर मैं यहाँ रही तो ना, फर्ज कर चनन्ना अगर तुझे वहाँ नहीं मिली। मिलेगी मिलेगी, फिक्र क्यों करते हैं? अगर नहीं मिली तो फिर एक बार यहाँ यहीं लौटूंगी। मेरे यहाँ रहने से तुम लोगों के लिए सैकड़ों झमेले उठ खड़े होंगे। यहाँ दीदी है, सूजन है, उसके बच्चों की शादी ब्याह में आऊँगी, जश्न देखूंगी और वापस चली जाऊंगी। तुझे सारा पता ठिकाना मालूम है री? सच बात तो यह थी कि रूपसी को एक भी ठिकाना सही सही नहीं मालूम, लेकिन यह बात माँ बापू के सामने जाहिर नहीं कर सकती थी। वेलफेयर दीदी ने 1 रुपये पर सारा अता पता लिख कर थमा दिया था, लेकिन वह जाए कैसे? संध्या चटर्जी, विकल्प आश्रम, नारी कल्याण, हावड़ा, घूमते भटकते पहुंची जाएगी। लेकिन पहले एक बार पति श्री के दर्शन तो कर ले। उसकी गाड़ी शाम को पहुंची। मकान खोजने में भी कोई मुश्किल नहीं हुई। घर के दरवाजे में एक कोने में रूपसी बैठी छिपी रही। कुछ देर बाद जतन लड़खड़ाते हुए दरवाजे तक आ पहुंचा। उसने दरवाजे पर जड़े ताले में चाबी घुमाई, सांकल खोली। रूपसी बैठी रही। काफ़ी देर बाद रूपसी कमरे में दाखिल हुई। जतन उसी चौकी पर सो रहा था जिस पर कभी वह अपने भले बुरे सालों में खुद सोया करती थी। जिठानी के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। अंधेरा, सारा कुछ घुप अंधेरे में डूबा हुआ। सिर्फ एक ढिबरी टिमटिमा रही थी। जतन खूब चुस्त तंदुरुस्त, खाया पिया, बलवान चेहरा, कमर में लुंगी, बदन पर गंजी। रूपसी ने पहसुल उठा लिया और धीरे से जतन को धक्का दिया। सुनते हो? सुन रहे हो मेरी बात? जतन ने सिर हिलाया। सुनो ना। जतन ने आंखें खोलकर देखा। पहचानते हो मुझे? तू? हाँ, मैं पहचाना। तू यहाँ? और कहाँ जाती? तू यहाँ क्या करने आई है? हिसाब लेने आई हूँ जी। कैसा हिसाब? खुद बड़ी बहू को काटकर टुकड़े टुकड़े किया और मेरा नाम? नहीं 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 नहीं, वो तो वक्त का चक्कर था। नाम भी तो मेरा लगा, सजा भी मैंने काटी। निर्दोष होते हुए भी जिस जुर्म में जेल की सजा काटी, यह अपराध अब कर ही डालूं। पिछले 14 सालों से मैं सिर्फ और सिर्फ यही बात सोचती रही। ना 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 ना। जतन ने हड़बड़ाकर उठने की कोशिश की। अब ना ना करने से भला कुछ आता जाता है? रूपसी ने ढिबरी फूंक कर बुझा दी। जतन मन्ना के रहस्यमय हत्याकांड के लिए उसके करीबी रिश्तेदार दुश्मन निरापद मन्ना के खिलाफ पिछले 20 सालों से दीवानी मामला चल रहा था। आबकारी के दुकान से उसका झगड़ा, पंचायत सदस्य की बहन की इज्जत लेने का गुनाह, ऐसे अनगिनत जुर्म के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया गया। जतन मन्ना वैन रिक्शे में सोए सोए प्रस्थान कर गया। गांव वालों ने कहा पाप विदा हुआ। रूपसी मन्ना का नाम किसी के ख्याल में भी नहीं आया। हाँ, शाम ढले एक औरत घर में दाखिल जरूर हुई थी, लेकिन ऐसे तो हर दिन ही नई नई औरतें आती जाती रहती हैं। डायमंड हार्बर में पोई, सहजन, आलू मूली बेचते बेचते रूपसी को भी खबर मिली, वह विधवा हो गई है। सूजन ही खबर देने आया था। रूपसी ने उसे झिड़कते हुए कहा, देख सूजन, बाजार हाट का टाइम है, धंधा खोटी मत कर। सधवा मैं थी कब जो विधवा हो गई। सूजन चुपचाप वहां से चल पड़ा। इस कहानी को बांग्ला से हिंदी में अनुवाद किया है सुशील गुप्ता ने।
सुशील गुप्ता जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने महाश्वेता देवी की इस रूपसी मन्ना कहानी से हमें अवगत कराया। तो अनुवाद की भी एक बहुत बड़ी भागीदारी होती है। मैं स्त्री दर्पण तथा लेखक विमल कुमार जी को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इस जयंती समारोह में रूपसी मन्ना के पाठ के लिए यह अवसर प्रदान किए हैं और मुझे सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।